तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेट्स एंड रिलेशंस, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, लीनियर इक्वालिटी। दैट वाज आवर फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल में हमने पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इक्वेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ लिया। और फिर तीसरे मॉड्यूल से पहला चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म हो गया है। आई गेस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबको अच्छा लगा है चैप्टर। रिलेटिवली आंसर भी ज्यादा निकले हैं। दो रीजन है, तो चैप्टर भी जनरली अच्छा लगता है कि वो रियल लाइफ एग्जांपल लिख रहे होते हैं। दूसरा, इतने टाइम तक तुम लोगों को हैबिट भी पड़ गई कि कैसे अप्रोच करना है, धीरे धीरे तुम सीखने लगे हो कैसे क्वेश्चंस ट्राई करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। ये भी हमारे क्लास 11th के सिलेबस में है। बहुत छोटा सा पार्ट, सिंपल सा पार्ट। यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ उससे डिफिकल्ट पार्ट होगा। तो शुरू किया जाए। थोड़ी सा आई थिंक चैप्टर में प्रॉब्लम वाटर मार्क की हो गई, बहुत डार्क हो गया है। मेरी गलती नहीं, पता नहीं कैसे हो गया है। नहीं हो गया तो हो गया, कुछ टाइम नहीं लगता। ये तो फिजिक्स की हो रहा है, इतना डार्क तो फिजिक्स की हो रहा है। सबने नहीं होगा, अब तो इस वाले में नहीं होगा फैक्ट। देखिए मैंने एक बार ध्यान देने का कि नेट ऐसा वही है, तो फिजिक्स में भी चेक करो क्या। नहीं अगली बार नहीं होगा, ये ऊपर पड़ गई है। चलो शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल वर्ड तुमने क्लास 9 में पढ़ाई था। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, बाइ मींस टू, नोमियल मींस टर्म। So any algebraic expression which contains two dissimilar terms is called binomial expression. और एग्जांपल है, आगे आता है binomial theorem. The formula by which any positive integral power of a binomial expression can be expanded in the form of series is known as binomial theorem. समझे क्या लाइन लिखी हुई है? जिस फॉर्मूले की हेल्प से, जिस थ्योरम की हेल्प से हम दो टर्म की कोई इंटीग्रल पावर को एक्सपैंड कर सकें, वो थ्योरम है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। आगे फॉर्मूला लिखा है, तो हम इसको धीरे धीरे बात कर लेते हैं। पहले तो हम स्कूल लेवल से बात करते हैं, छोटा लेवल। तो हमने ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, हम छोटे क्लास से करते आ रहे हैं थोड़ा बहुत इसको। जैसे a प्लस बी, तो किसी कितनों ने पढ़ लिया है स्कूल में? आता है? यस सर। उन्होंने नहीं पढ़ा है। एनीवे, a प्लस बी टू द पावर 0 क्या होता है? a प्लस बी टू द पावर 1, a प्लस बी, a प्लस बी टू द पावर 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल क्यूब, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें सब कुछ याद आ गया होगा। तो तुम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे पावर और नंबर ऑफ टर्म्स। पावर 0 पे तो कितने टर्म्स हैं? पावर 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो इसका मतलब जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होता है हमेशा इस एक्सपेंशन में, जब भी हम कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात समझ में आ गई। दूसरा हमने क्या ऑब्जर्व किया, पहला टर्म जो a है उसकी पावर को ऑब्जर्व करो। सबसे आसान यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, क्यूब वाले में करो। तो a की पावर पहले क्या थी? 3, फिर अगले टर्म में 2, फिर 0। देखो a की पावर जो ये इंडेक्स था वहां से शुरू हुई 3 से, और एक एक टर्म पे कम होती रही। और b की पावर 0 से शुरू हुई और एक एक करके एक पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं तुम लोगों से कह दूं कि इसी पैटर्न पे तुम a प्लस बी टू द पावर 4 बता दो, तो बताओ कहां से शुरू होगा?
ए टू पावर 4। अभी हम नंबर की बात नहीं करेंगे नंबर क्या आएगा, बट पावर तो बता सकते हो, a क्यूब b a स्क्वायर b स्क्वायर a b क्यूब। सब लोग ऑब्जर्व कर पाए इसको? कोई भी पावर को हम एक्सपैंड कर लेंगे इसको इस तरह। फर्स्ट टर्म की पावर टॉप से शुरू हुई, सबट्रैक्ट होती रही, सेकंड टर्म की पावर 0 से शुरू हुई, बढ़ती रही, और हर एक टर्म में सम ऑफ पावर जो कितना है, इस वाले में 4 है, इस वाले में 3। बेसिकली जो इंडेक्स था, जो मेन पावर थी, उतना ही तो सम होता है। तो मैं कह रहा हूं मान लो कोई एक्सपेंशन है a + b टू द पावर 20, उसके एक टर्म में a टू द पावर 7 है, बताओ b की पावर क्या होगी? पता है सब में पावर का सम तो 20 ही आना है। अगर ये 7 है तो b की पावर 13 होगी, तो एक की पता है दूसरे की मालूम चल जाएगी। तो आखिरी चीज रह रही है बस, ये नंबर कहां से आ रहे हैं, कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं। तो अगर हम कोफिशिएंट को भी ऑब्जर्व करें तो पहले में तो था 1, दूसरे में 1 1, तीसरे में, अगले में कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? ऊपर वाले दो का सम नीचे आता है, जिसके बीच में वो होता है उसका सम आता है, कुछ नहीं तो 0 मान लो इसको। जैसे 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1 + 0 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो बताओ अगला बता दोगे? 1 4 6 4 1। ये एक ट्रायंगल टाइप का शेप बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको? Pascal's triangle। इन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल में पावर 80 होगी तो ट्रायंगल बनाएंगे 80 उसका, तो कुछ और पैटर्न भी है। तो हमने जब ध्यान से ऑब्जर्व किया तो हमने कहा अच्छा यार ये देखो, क्या इसको मैं जैसे पावर 3 है, क्या ये 3 से 0 लिख सकते हैं? यस सर। क्या ये 3 से 1 है? यस सर। 3 से 2? यस सर। 3 से 3, 4 से 0, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 4। तो अब हमें पूरी बात समझ में आ गई कि कुछ भी एक्सपैंड करना हो, मान लो a + b टू द पावर 10 करना हो तो क्या होगा? कोफिशिएंट 10 से 0, a टू द पावर 10, b टू द पावर 0, फिर 10 से 1, a टू द पावर 9, b ऐसे चलता रहेगा। मान लो कोई टर्म है 10 से 7, बताओ देखो यहाँ और यहाँ से b की जो पावर है वही नीचे है r में, b टू द पावर 7, a टू द पावर 3। इस तरह पूरा एक्सपेंशन हो जाएगा, इसी को बोला गया है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, आ गया सबको? यस सर। चलो आ जाओ मॉड्यूल पे। तो क्या है, x + y टू पावर n = n से 0, x टू पावर n, a b की जगह xy लिखा हुआ है, और वो पूरा पैटर्न लिखा है जो हमने अभी भी जस्ट ऑब्जर्व किया है। ठीक है, x की पावर कम होती जा रही है, पावर n के लिए लिख दिया जनरल फार्मूला, और y की पावर बढ़ती जा रही है। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय इंडक्शन। इंडक्शन तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, 11th में होता था, लेकिन अभी डिलीट कर रखा है, बट ये कोई डिलीट नहीं। ऑब्जर्वेशंस देखो, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n + 1, दैट इज 1 मोर देन द इंडेक्स। अब ये बात कौन है? Sum of indices of x and y in each term is n। x y की पावर का सम हमेशा n होता है। The binomial coefficients of the terms equidistant from beginning and end are NCR and NC। equidistant from beginning and end are NCR इक्वल टू NC n माइनस r लिखा होना चाहिए, गलती से इन्होंने r माइनस r लिख दिया है। NCR इक्वल टू NC n माइनस। भाई एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, ये NC 0 है और लास्ट में NC n इक्वल होता है ना, ये मतलब 4 है तो NC 0 NC 4 इक्वल 4 से 0 और 4 से 4 इक्वल होगा 4 से 1 और 4 से 2। तो हमेशा जो आगे से और पीछे से कोफिशिएंट्स इक्वल आएंगे, तभी वो दिख रहा है ट्रायंगल में, आगे से देखो चाहे पीछे से देखो सेम आ रहे हैं ना, बिकॉज़ ऑफ द लॉजिक NCR इज इक्वल टू NCM। अगर यहाँ थर्ड टर्म में 10 से 2 है तो वहां से थर्ड टर्म में 10 से
8 होगा, इक्वल ही आएंगे, तो हमेशा आगे पीछे से सेम ही आने हैं कोएफिशिएंट्स। फिर सिंबल क्या है कि एनसीआर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में एन और आर लिख दिया या ए लिख के एन और आर लिख दिया। अगला है सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन कि अगर x की जगह 1 ले लिया और y की जगह x, मतलब 1 प्लस x टू द पावर n को एक्सपैंड करना है, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। 1 प्लस x टू द पावर n, ये तो nc0। अब यहाँ a की पावर का मतलब है नहीं क्या, क्योंकि वो 1 है, तो सिर्फ b की पावर ऑब्जर्व करो, b में एक बढ़ता जाता है ना, nc1x nc2 x स्क्वायर करते करते ncn, यहीं से वो रिजल्ट निकला है। कौन सा रिजल्ट? सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। x दोनों तरफ 1 डाल दो, क्या आ जाएगा देखो, nc0 nc1 nc2 से ncn तक क्या आ गया, वो 2 टू द पावर, यहीं पे निकल के आया है वो, नेक्स्ट में बताया जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर x की जगह -1 डाल दिया जाए तब क्या आ जाएगा देखो, nc0 nc1 प्लस nc2 nc3, ऐसे ही चलता रहेगा और ये सम कितना हो जाएगा 0। x में -1 डाल दिया ना, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक बार कैच ऐसा आ जाता है, क्या हमेशा ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लो कह दिया जाए कि किसी भी n के लिए nc0 प्लस nc1 nc2 माइनस वाले दूसरी साइड लेके nc4, ये किसके इक्वल होगा, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मान लो 10 कोएफिशिएंट्स हैं, तो 5 इवन वाले 5 ऑड वाले की तरफ कर देंगे, इक्वल आ जाएंगे, लेकिन जब 11 है तब नहीं हो पाएगा ऐसा, एक तरफ 5 होगा एक तरफ 6 होगा, तो अगर सारे एक तरफ है सबका सबको 0 आना है, बट क्या आधा आधा कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं, वो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है। समझ पा रहे हो, मान लो 9 होता अगर n की वैल्यू, तो ठीक है कि 9 से 0, 9 अगर कोएफिशिएंट अगर पावर n की वैल्यू 9 है तो कितने टर्म बनेंगे 10, तो इवन वाले एक तरफ बोलो कि 9 से 0 9 से 2 9 से 4 9 से 6 और 9 से, ये इक्वल होगा 9 से 1 5 7 और 9। मैं एक वो बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि मान लो n है, तुम्हारा मन करता है कि इसको 2 टाइम्स लिखते हैं कि इक्वल होंगे आधे आधे, बट हमेशा आधे आधे नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा उस समय नोटिस करना है कि सारे होंगे तो सम 0 आ जाएगा, बट क्या आधा आधा करना है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स। समझ गए बात, कि सारे इवन वालों का सम प्लस सारे ऑड वालों का सम हमेशा इक्वल आएगा, ठीक। तो इसके और बात आगे करेंगे। चलो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं तो हो ही जाएंगे, आगे आ जाओ पास्कल ट्रायंगल पे, हम कर चुके हैं बार। A triangular arrangement of number as shown, the number gives the binomial coefficients for the expansion of x plus y to the power n. The first row is for n is equal to 0, second for n is equal to 1. Each row has one as its first and last number. दिख रहा है 1 हमेशा, क्योंकि वो क्या होता है nc0 और ncn, वो हमेशा 1 होंगे ही होंगे, और ठीक है वो तो ऑलरेडी पता है। सेकंड पॉइंट, पास्कल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ऑलरेडी पता है। नंबर ऑफ टर्म्स वन मोर पता है। सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x and y n पता है। पावर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल x डिक्रीजेस व्हाइल सेकंड इंक्रीजेस पता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स, वैसे तो बहुत रेयर है कहीं लिखा हो, बट ठीक है वर्ड सुन लिया तो बोलेंगे, बाई चांस नहीं आ गया। पावर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड आर इक्वल पता है। आर्ट्स कम फ्रॉम द बिगिनिंग is same as arcs come from the end in the expansion। अगर x plus y to the power n है, इसका जो शुरुआत से पांचवा टर्म होगा, और अगर उल्टा करते हैं y plus x to the power n, तो वही उसका लास्ट से फिफ्थ टर्म हो जाएगा। कोई कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है और पावर दो बार चेंज हो रहा है ना, एक बार ऑर्डर शुरू में चेंज कर दिया और एक बार लास्ट में चेंज कर दिया, तो हम उसी टर्म पे पहुंच जाएंगे। अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है,
ये लास्ट पॉइंट अच्छा है कि आर्ट्स कम फ्रॉम द हैंड। कई बार ये समझ में नहीं आता कि पीछे से पांचवा टर्म पूछा तो आगे से कौन सा हुआ। तो क्या है कि आर्ट्स कम फ्रॉम द हैंड इज n minus r plus 2h come from the beginning। मान लो अगर पावर 20 x plus y to the power 20 और कह रहा है आखिरी से छठा टर्म बताओ, बताओ बिगिनिंग से कौन सा होगा। लास्ट से 6 टर्म बिगिनिंग से कौन सा होगा। ये था ना हमने 16 हुआ ना 20 minus 6 plus 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें डबल बार चेंज आ रहा है क्योंकि आगे और पीछे से सम हमेशा सेम नहीं आता है। मान लो नॉर्मल 10 नंबर्स लिखे हैं तो जो पीछे से तीसरा है क्या वो आगे से सातवां होता है या आठवां होता है। 8 होता है, कितना में ज्यादा आता है वो तो पीछे से पहला आगे से 10वां। अगर 10 लोग खड़े हैं पीछे से पहला आगे से 10, दोनों का सम हमेशा 11 आता है, 10 नहीं आता है। पीछे से चौथा आगे से 10 लोग खड़े हैं। हाँ पीछे से छठा आगे से 11 आएगा। यहाँ क्या डबल चेंज हो रहा है कि पावर का 20 है तो टर्म्स कितने हुए 21। अब बताओ पीछे से छठा तो आगे 21 अब समाना चाहिए। अब 21 टर्म्स आएगा तो आगे से अगर छठा तो उधर से 16, इसीलिए 2 का डिफरेंस आ रहा है। एक नंबर ऑफ टर्म बढ़ गया क्योंकि और एक तो ज्यादा आता है ये सम, ठीक है। चलो अगला है जनरल टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे स्कूल लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जनरल टर्म। तो जैसे अभी हमें कोई एक्सपेंशन है उसके 10वें टर्म की बात करनी, 20वें टर्म की बात करनी तो हम पूरा एक्सपैंड तो नहीं करेंगे बैठ के, तो एक हमें फॉर्मूला बना लेना चाहिए। जैसे एपी का फॉर्मूला है, जीपी का फॉर्मूला है, वैसे ही बाइनोमियल में भी तो हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देखो क्या, चलो मैं लिख ही लेता हूं एक बार। तो अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करें x plus y to the power n का वो क्या है nc0 x to the power n, nc1 x to the power n minus 1 y, nc2 x to the power n minus 2 y square, चलते 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 ncn y to the power n। ऑब्जर्व करो पहले y की पावर बेटा सबसे आसान यही होता है। पहले टर्म में y की पावर, दूसरे में 10वें में क्या होगी 9, एक कम होती है ना, जो भी टर्म होता है उससे एक कम है y की पावर, ठीक है। पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, 10वें में 9, 20वें में 19 होगी। x की पावर देखो पहले में n minus 0, दूसरे में, तीसरे में, 10वें में n minus 9। डायरेक्टली तो ये भी सोच सकते हो कि जो y की है n से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, नेक्स्ट हम तो n ही आना है ना। और कोफिशिएंट देखोगे अगर तो कोफिशिएंट y की पावर के इक्वल भी आ रहा है या भी जैसा है कि एक कम आता है कि सेकंड टर्म में nc1 है, थर्ड टर्म में nc2 है, तो 10th टर्म में nc9 है। तो अगर हम पैटर्न बनाए यहाँ पर फॉर्मूला बनाए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम बोले 8th टर्म क्या होगा, देखो देखने में थोड़ा गंदा लगेगा कि nc एक कम होता है r minus 1 y की पावर r minus 1 और x to the power n minus r plus 1, ठीक है। तो ये देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो जनरल टर्म मान लिया गया है r plus 1 टर्म को, बाइनोमियल में कहा कि जनरल टर्म मानेंगे r plus 1 टर्म को, ठीक है। मान लो अगर मैं 10th टर्म पूछा गया तो r को क्या डाल देंगे 9, तो tr plus का फॉर्मूला थोड़ा अच्छा बन जाएगा। कैसे, वो तो y की पावर क्या आएगी, एक कम आती है ना, हाँ, x की पावर n minus r और nc r। ये रहा फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। tr plus 1 is ncr x to the power n minus r into y to the power r।
आगे एग्जांपल 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 मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म तो ऐसे नॉर्मल सी बात है। तो दो मिडिल टर्म दो उससे निकलते हैं कि मान लो नंबर ऑफ टर्म्स हुए ऑड तो कितने मिडिल टर्म होंगे 1 और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स और पावर में जो रिलेशन उल्टा है। तो मान लो किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में इंडेक्स इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा या दो होंगे। इंडेक्स इवन है पावर इवन है तो मिडिल टर्म एक है तो पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड 1 मिडिल टर्म और पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन और 2 मिडिल टर्म। तो जनरेटर में फॉर्मूला से निकाल लेंगे। मान लो अभी होता कि पावर 10 है बताओ मिडिल टर्म तो कौन सा टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म। पावर अगर 10 है तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा 6 का आर की वैल्यू क्या डालेंगे 5 अब तो 6 टर्म आएगा r इक्वल टू 5 डालो t6 मिल जाएगा ना 6 का। ठीक है बड़े टर्म के बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कोई टॉपिक नहीं है। अभी पूछ दे कोई बताओ कौन सा टर्म इसमें x नहीं आएगा ये क्वेश्चन बेस में क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसका वैसे एक और तरीका भी एनीवे तो कह रहा है कि किसी एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मतलब अगर प्लस और माइनस साइन को कंसीडर ना किया जाए तो सबसे बड़ा टर्म क्या आता है। तो जो हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं तो उसका डेरिवेशन में हम जाने रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो कि जो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो ये कंडीशन सैटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन है तो जो r की वैल्यू होगी वो छोटी होगी n + 1/1 प्लस mod a upon b a प्लस b टू पावर n का एक्सपेंशन है x प्लस y होता तो x अपॉन y लिखा होता। और जो लेफ्ट में लिखा है ना इनइक्वालिटी के वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। जो राइट में लिखा है उससे कम ही तो लिखा हुआ है तो राइट वाला सॉल्व कर लोगे लेफ्ट वाला अपने आप आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। फिर क्वेश्चंस होंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। अभी तक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो हमें निकालना होगा तो हम इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे सिर्फ राइट वाली कर लेना। जो r होगा वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा n + 1/1 प्लस mod ऑफ a अपॉन b और इससे एक छोटे नंबर से बड़ा होगा तो उसको खुद से बाद में कर लेंगे। ठीक है फिर हम देखेंगे कि अगर बाय चांस ये जो n + 1 वाला टर्म है अगर सब सॉल्व होके इंटीजर आ गया तो दो टर्म इक्वल आ जाएंगे दे विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो एक ही टर्म मिलेगा तुम्हें वो वैल्यू देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5 तो मतलब क्या होगा कि r इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो दो वैल्यू मिल गई 4 और 5 दोनों के लिए सेम आंसर आएगा दोनों ही टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और अगर आ गया r इज लेस देन 5.2 और ग्रेटर देन 4.2 तो क्या बचा r की वैल्यू इंटीजर आना है 5 आ गई 4.2 से बड़ा और 5.2 से छोटा तो 5 ही तो बचा। अगर फ्रैक्शन आएगा तो एक आंसर मिलेगा इंटीजर आएगा तो दो आंसर मिलेंगे। ठीक है ये भी क्वेश्चन में हो जाएगा। प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टू द पावर n बताया था कैसे आया। दूसरा x को जब -1 डाला तो अल्टरनेट टर्म का सम और सारे टर्म का सम 0। तीसरा सेकंड वाली बात ये है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट एट ऑड पोजीशन इज इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट्स एट इवन पोजीशन और दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। जब सारे का सम है 2 टू पावर n तो ऑड और इवन अगर इक्वल है तो दोनों उसके हाफ हाफ 2 टू पावर n का हाफ कितना हो जाएगा 2 टू पावर n - 1 तो ऑड वालों का सम 2 टू पावर n - 1 और इवन वालों का सम 2 टू पावर n। ये प्रॉपर्टी तुम्हें ऑलरेडी आती है NCR plus NCR minus 1 is n plus 1 CR। ये एक इंपॉर्टेंट है याद नहीं कई बार याद है तो डायरेक्टली याद होता है तो अच्छा है नहीं याद होगा तो सॉल्व करके आ जाएगा लेकिन वो फालतू टाइम वेस्ट करेगा तो एक पॉइंट ही आता है इसलिए ये भी याद कर लेना कि NCR over NCR minus 1 होता है n minus R plus 1 over R। F और G भी कर लेंगे
ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि एनसीआर को मान लो तुम्हें एक कम में ले जाना है, n-1 के पैटर्न में ले जाना है, बहुत नॉर्मल सी प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू n अपॉन r इनटू n-1c r-1। वैसे ऐसा प्रॉपर्टी सब यूज ज्यादा होती थी जब आईआईटी का पेपर सब्जेक्टिव होता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। अब इतना बहुत यूज तो नहीं रह गया है, बट स्टिल हम सिलेबस में है तो पढ़ाया हमेशा जाता ही है। ऐसे अगर तुम्हें एनसीआर को n+1 के पैटर्न में ले जाना है तो उल्टा हो जाएगा, r+1 अपॉन n+1 इनटू n+1c r+1। ठीक है, मल्टीनोमियल पढ़ लेंगे, क्वेश्चन एक साथ करेंगे फिर पढ़ लें, मल्टीनोमियल तक पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला आ जाओ फिर मल्टीनोमियल में काफी क्वेश्चन आते हैं, यही आई थिंक सबसे मेन पार्ट अब हो चुका है, जो पिछले कुछ सालों का पैटर्न में ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन अब मल्टीनोमियल पे आने लगे हैं। तो मल्टीनोमियल में क्या करना है कि 2 की जगह 3 टर्म आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, मोस्टली 3 आ जाते हैं, तो हमें बाइनोमियल को ही उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके हम निकालते हैं। तो इस तरह का रिजल्ट है कि बाइनोमियल में है मान लो x + y टू पावर n, जो हमने किया तो वो क्या आया, जनरल टर्म, जनरल टर्म NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। इसको हमने कहा कि इसको अगर हम एक्सपैंड करके तो ऐसा लिख सकते हैं ना, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ठीक है, तो मैं देखूं कौन से टर्म यूज किए हैं। नहीं आगे वाले के r1 r2 r3 और इधर s और r। ठीक है, तो कहना अगर हम इसको s बोल दें पूरे को, फोकस, अगर हम इसको s बोल दें n माइनस r को, सिर्फ अभी नाम लिखा है तो क्या ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल ओवर s फैक्टोरियल r फैक्टोरियल x टू द पावर s y टू द पावर r। तो कह रहा है कि यार ये तो ये बात बता रहा है कि अगर x + y टू द पावर n है वो होता है n फैक्टोरियल, नीचे 2 नंबर जिनका सम क्या है, दोनों का सम करना, नीचे 2 नंबर जिनका सम है n और x और y की पावर जिनका सम है n। तो कहा कि अगर 3 वाला है तब भी यही पैटर्न फॉलो होता है, करके देख लिया गया इंडक्शन से कि अगर x + y + z की पावर n होती तो ये आता n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, जहां पर r1 + r2 + r3 क्या होते हैं n, और ऐसे ही x टू द पावर r1 y टू द पावर और z टू द पावर r। समझ गए ना? तो बताओ इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, ये तो जनरल टर्म है, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है r और s के वही तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो बताओ इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, वो सारी पॉसिबिलिटी जो सेटिस्फाई कर रही हो, जिस 3 नंबर का सम क्या आ जाए n, मतलब अगर पावर 10 होती तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो सारे r1 r2 r3 प्लस दैट r1 + r2 + r3 क्या आ जाए 10, जहां पर r1 + r2 + r1 r2 r3 क्या है 10 इंटीजर्स हैं जो कि क्या 0 हो सकते हैं। हाँ, तो ये हमें आता है सॉल्व करना, कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, इन्फॉर्मेशन पढ़ा है ना हमने, 12 से 3 याद आया, 12 से 2 होगा ना, 12 से 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो इस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे 12 से 2। समझ गए? कई बार ऐसा बोल देता है कि ये जो एक्सपेंशन है मान लो x + y + z टू द पावर 10, उसमें वो टर्म बताओ जहां x की पावर 5 हो y की पावर 3 हो। आपको जानना है कि z की पावर क्या है 10 है ना सम, तो हमें r1 r2 r3 मिल गया ना खुद से, बस वैल्यू डाल, तो वो टर्म क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
अगर 4 होते तो यहाँ पर 4 है, तो R1 R2 R3 R4 X Y Z W पावर और नंबर ऑफ टर्म्स उस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। समझ गए बात? चलो, तो यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल, अगली क्लास में ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट चाहो तो आज रुकना चाहोगे क्या? 10 बार संडे होता है, संडे होता है तो टेस्ट के बाद रुक जाना। क्या हुआ तुम्हारा? पता है तुम्हारा एग्जाम आज होगी ना, क्लास होगी कहाँ पर है? चलो ये जाए क्वेश्चन हम ये जाए। चलो पीछे आ जाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन 1 2 देख के डिविजन 1 का पहला क्वेश्चन कर लो, सेकंड तो टाइम पास है। डिविजन 1 का पहला क्वेश्चन कर लो, डिविजन 2 से सारे कर लो, तो सारे करते हैं। क्लास ऑफ होमवर्क मिला के हमें डिविजन 3 भी कर लो, क्लास ऑफ होमवर्क है मिला के डिविजन 4 3 कर लो, नहीं कर पाओगे उतार लें। डिविजन 4 का फर्स्ट पार्ट कर लेना और डिविजन 5 कर लेना। बेसिकली डिविजन 5 तक सब कुछ करना है, बस डिविजन का 4 का सेकंड पार्ट, डिविजन 4 का सेकंड पार्ट प्रॉपर्टी का। सबका सब करना है, सिर्फ 4 पे छोड़ देना सेकंड पार्ट। 1 का सेकंड पार्ट ऐसे ही टाइम पास से छोड़ देना होगा। पूर्ण का क्लास में पूर्ण मिला के करना शुरू करो, ठीक है? करना शुरू करो भाई सभी का। सर ये का पार्ट